अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम खबर अहम लेके आ रहे हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट में जो अब आपको मालूम है एक लड़ाई चल रही है और उसमें अब ये नज़र आ रहा है कि अब चीफ जस्टिस काजी फैसला क्या कार्ड्स खेलते नज़र आ रहे हैं, लेकिन अब दूसरी साइड ने भी अपने कार्ड्स तैयार कर लिए हैं। वो कार्ड्स क्या हैं हम आपको कुछ बताएंगे। बड़ी ही अहम और दिलचस्प और तहलका खेज ये इन्फॉर्मेशन है कि ये लड़ाई आने वाले दिनों में क्या रुख इख्तियार करेगी और इस दौरान हुकूमत क्या प्रेशर बढ़ा रही है, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि ज़ाहिर बात है इस वक्त हुकूमत, चीफ जस्टिस काजी फैसला और इस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल तौर पे अलाइन नज़र आ रहे हैं। जिसे कहते हैं अब तो कोई तासुर भी देने की कोशिश नहीं कर रहे कि हम सेम पेज पर नहीं हैं या चीफ जस्टिस काजी फैसला किसके लिए क्या काम कर रहे हैं। तो अब लाइक कोई वो ये तासुर देने की भी कोशिश नहीं करते कि नो नो आई एम इम्पार्शियल और आई एम द लाइक, ठीक है। तो अब कहानी ये है कि आपको मालूम है कल चीफ जस्टिस काजी फैसला साहब ने एक ख़त लिखा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को। उसमें उन्होंने मुख्तलिफ जजेस का हिंट किया कि कौन कौन से निशाने पर हैं। एक तो उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर के बारे में एक पूरी चार्जशीट दी जो कि इंतहाई मज़का खेज और इंतहाई जिसे कहते हैं ना वो लाइक लोग हंस रहे हैं उस चार्जशीट के ऊपर कि यार इसकी कानूनी तौर पे तो चार्जशीट बनती नहीं है, ठीक है। इसमें से कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जिसको आप कह सकेंगे जस्टिस मुनीब अख्तर के मिसकंडक्ट में आता है या जस्टिस मुनीब अख्तर को इस चीज़ का आईनी या कानूनी इख्तियार नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि यार मतलब वो फिर वही वो जो टर्म है कि फुफ्फो या बड़े ताया कह लें जो नाराज़ हो जाते थे कि नाम नहीं जी ये तो नहीं। तो अब लड़ाई है आगे बढ़ रही। इन्होंने उस ख़त में जस्टिस अतर मिल्ला को भी निशाना बनाया है, ये कह के कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में जनाब जल्दी फैसले लिखने के लिए कहा, ठीक है। और इसी तरह इन्होंने रिज़र्व सीटों का मामला हो गया, दीगर इन्होंने तमाम चीज़ों का हिंट किया कि जनाब जो जो हुकूमत की मंशा थी तो मैंने तो वो काम करने की कोशिश की है, इन जजेस ने नहीं करने की कोशिश की, तो आप इनका हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट अब रास्ता रोके, ठीक है। अब जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है। जस्टिस मंसूर अली शाह का भी आपको लेटर तो याद होगा। उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक चीज़ लिखी थी चीफ जस्टिस काजी फैसला को, जिन्होंने रिप्रोड्यूस भी की अपने लेटर में, कि आप जब ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया था अप्रैल 2023 में, तो आप चैम्बर वर्क पर चले गए थे कि जब तक एक्ट डिसाइड नहीं होगा तो मैं चैम्बर वर्क करूंगा। तो मैं अब आपको कुछ उस चैम्बर वर्क की कहानी बताता हूँ और कहता हूँ कि वो अब रेप्लिका कैसे होने का इम्कान है, ठीक है। वो ये है कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आया तो उसके तहत एक कमेटी होनी चाहिए थी जिसकी सरबराही उस वक्त के चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने करनी थी और उनके साथ सीनियर प्यूनर जज जस्टिस काजी फैसला थे और तीसरे रुकन जो थर्ड मोस्ट सीनियर जज थे वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे। और जस्टिस सरदार तारिक मसूद इस वक्त भी अब एडहॉक जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जस्टिस सरदार तारिक मसूद उस वक्त भी जस्टिस काजी फैसला के सबसे करीबी दोस्त और सबसे काबिल एतमाद साथी थे। अब जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आ गया, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे दे दिया, लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैसला चैम्बर वर्क पर चले गए। लेकिन जो जस्टिस सरदार तारिक मसूद थे उन्होंने केसेस सुनने जारी रखे। तो हमें ज़राए ने बताया कि उस वक्त जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस काजी फैसला में इस मामले पर मुशावरत हुई थी और उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद का मौक़िफ़ ये था कि देखिए ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो कमेटी है इसने आइनी मुकदमात फिक्स करने हैं। आर्टिकल 184(3) के जो सो मोटो केसेस या डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस दायर होती हैं उनको तय करना है कि कौन सा बेंच होगा, कितने जजेस होंगे, कौन से जजेस होंगे, किस डेट को पिटिशन लगेगी वगैरह वगैरह। ये इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी का काम है। तो ये ज़्यादातर आइनी अमूर से रिलेटेड है, जबकि मैं फौजदारी मुकदमात का जज हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मुझे फौजदारी मुकदमात सुनते रहना चाहिए। आइनी मुकदमात के बेंच में अगर ये मुझे बिठाएंगे भी तो मैं नहीं बैठूंगा, मैं सिर्फ फौजदारी मुकदमात में बैठूंगा, क्योंकि पाकिस्तान में हज़ारों लोगों की ज़मानतें, सज़ाए मौत, उनकी ज़िंदगी मौत के मसले, वो सब कुछ
इस वक्त ज़ेरे इल्तवाब चला जाएगा और लोगों की आज़ादियाँ हैं, उनकी ज़िंदगियाँ हैं, वो दांव पर लगी रहेंगी। तो बेहतर है कि मैं ये फौजदारी मुकदमात सुनता रहूँ, आइनी मुकदमात नहीं सुनूंगा। तो जिस पर चीफ जस्टिस कादी फैसल ने उनसे एग्री किया और जस्टिस सरदार तारिक मसूद चैम्बर वर्क पर नहीं गए, बल्कि वो जुडिशल वर्क करते रहे, अदालत में मुकदमात सुनते रहे, लेकिन सिर्फ फौजदारी मुकदमात जो आम आदमी की ज़िंदगी से मुतल्लिका थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से मुतल्लिका थे, जो सियासी और आइनी खेलों से मुतल्लिका नहीं थे। अब आते हैं, फास्ट फॉरवर्ड करें, सितंबर 2024 है, ठीक है। अब फिर एक बहरान है, उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी को बड़े तरीके से एक आर्डिनेंस लाकर चीफ जस्टिस कादी फैसल को दोबारा से एक आमिराना इख्तियारात दिए गए हैं और उन्होंने आमिराना इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल बाहर किया और जिसे कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट अपने और हुकूमत के पसंदीदा जस्टिस अमीनुद्दीन खान को वो उस कमेटी में ले आए, ठीक है। अब इन जजेस के पास ऑप्शन क्या है जो ये एक्सरसाइज ज़राए कह सकते हैं, ज़राए बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में कर सकते हैं। वो ऑप्शन ये है कि ये कह देंगे कि भाई ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी दुरुस्त नहीं है, इसकी तश्कील नो दुरुस्त नहीं है। इसकी तश्कील नो के लिए आपको पहले फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर तमाम साथी जजेस से मुशावरत करनी चाहिए थी कि क्या हमें इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आर्डिनेंस को, तरमीमी आर्डिनेंस को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मानना चाहिए कि नहीं। क्यों? क्योंकि फुल कोर्ट ने ही इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को एंडोर्स किया था। तो अगर उसमें अब कोई तरमीम आई थी तो पहले एक दफ़ा फुल कोर्ट को दोबारा एटलीस्ट इंतज़ामी साइड पर सुननी चाहिए थी और उसकी डिस्कशन होनी चाहिए थी, तमाम जजेस की मुशावरत होनी चाहिए थी। लेकिन ये मुशावरत ना करके चीफ जस्टिस कादी फैसल ने उस फुल कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की है, ठीक। तो अब क्योंकि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की जो अब कमेटी है वो कानूनी तौर पर दुरुस्त नहीं है, इसलिए उसके अब जिसे कहते हैं वो फिक्स किए गए मुकदमात भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन क्योंकि फौजदारी मुकदमात तो अभी भी डायरेक्ट ऑफिस भी फिक्स कर सकता है और वो उस तरह से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी के ऑर्बिट में मुकम्मल तौर पर आते भी नहीं है। तो जो आईनी दरखास्तें हैं उनको अगर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की ये तरमीम शुदा कमेटी चीफ जस्टिस कादी फैसल, जस्टिस अमीनुद्दीन खान पर मुश्तमिल जो है, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह तो इस कमेटी से अलहदा हो गए हैं, तो ये दो जजेस की कमेटी अगर कोई आईनी मुकदमा फिक्स भी करेगी तो हम उसको नहीं सुनेंगे, ठीक। और इसीलिए जस्टिस याह्या अफरीदी भी इस कमेटी में नहीं बैठे। एक तो उनको पता था कि चीफ जस्टिस क्या खेल खेल रहे हैं, 63 का मुकदमा वो अमीनुद्दीन खान के साथ मिलकर लगा चुके हैं और अब फिर उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि आना है कमेटी में। मैंने जो काम करना था कर लिया, अब मुझे कमेटी को क्रेडिबिलिटी दिलवानी है, तो याह्या अफरीदी आप आ जाएं इस कमेटी में। तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा मेहरबानी मैं नहीं आ रहा, ठीक है, ये कालक मैं नहीं अपने मुँह पर मलने आ रहा। तो उसका भी एक मकसद यही था कि जैसे याह्या अफरीदी क्योंकि नहीं मानते कि कमेटी की तश्कील नो ज़राए बताते हैं कि दुरुस्त है, तो इसलिए वो इस कमेटी में बैठकर इस ना सिर्फ गंदे खेल का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे बल्कि आईनी मुकदमात भी फिक्स नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो भी कल को आईनी मुकदमात का बाईकाट करने वाली साइड पर होंगे कि आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे, ठीक है। अब और ज़रा ये बता रहे हैं कि सिर्फ ये 8 जजेस नहीं हैं जो आईनी मुकदमात सुनने से इनकार कर सकते हैं, ठीक है। इन 8 जजेस के अलावा भी जजेस हैं, नए आने वाले कुछ जजेस भी हैं, ठीक है। और उसमें फिर आप देखेंगे कि वो इतनी बड़ी अक्सरियत है कि चीफ जस्टिस कादी फैसल अपनी चुन्नी मुन्नी माइनॉरिटी के साथ बैठ के अब जो करना होगा करेंगे और उसकी कोई साख नहीं होगी और उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी। वो कैसे नहीं हो सकेगी? अब 63 है चीफ जस्टिस कादी फैसल साहब ने फिक्स किया
और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस कादी फाइज साहब ने 2 और अहम केसेस की फ़ाइल मंगवाई है। एक फ़ाइल है जो सहाफ़ियों पर हमलों का केस है, उसकी फ़ाइल मंगवाई है उन्होंने, जो सो मोटो सुप्रीम कोर्ट ने लिया था, वो उसको आने वाले हफ्ते में या उससे अगले हफ्ते में मुकर्रर करने का शायद इरादा रखते हैं। और इसके अलावा दूसरी फ़ाइल उन्होंने मंगवाई है 12 जुलाई वाले मखसूस नशिस्तों के केस के फ़ैसले की, क्योंकि उसका अब तफसीली फ़ैसला भी आ चुका है और उसका रिव्यू ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फ़ाइल किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने फ़ाइल किया हुआ है और चीफ जस्टिस कादी फाइसा को तो बहुत ही जल्दी थी, वो तो तफसीली फ़ैसला आने से पहले लगवाना चाहते थे कि लगाओ हुकूमत का केस लगाओ, रिजर्व सीटें हुकूमत को मिले, फिर 2/3 मेजॉरिटी और फिर मेरी एक्सटेंशन। तो ये 2 फाइलें चीफ जस्टिस कादी फाइसा ने मंगवा ली हैं। तो अब जो सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर ये जजेस आइनी मुकदमात सुनने से इनकार कर दें तो क्या 63A का बेंच और ये रिव्यू लग सकता है, सुना जा सकता है, और क्या रिजर्व सीटों का रिव्यू भी सुना जा सकता है अगर जजेस इस आइनी मामले को सुनने से इनकार कर दें कि ये कमेटी दुरुस्त नहीं थी? तो आपको दिलचस्प बात बताएं, नहीं सुन सकता। वो भी आपको बता देते हैं। जो 63A की जजमेंट है उसके ऑथर यानी कि वो तहरीर करदा जस्टिस मुनीब अख्तर की है। ठीक है, अब आप देखें, मैं आपको बताने लगा हूँ कि चीफ जस्टिस कादी फाइसा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट को अब कौन सा स्नूकर लगने लगा है। स्नूकर आपने कभी खेली है? स्नूकर में होता है कि आप ये बॉल पॉकेट करते हैं तो अब आपने वो बॉल पॉकेट करनी है, लेकिन आप देखते हैं उस बॉल के आगे किसी और रंग की बॉल पड़ी हुई है, तो आप कहते हैं कि यार अब मैं किसी तरह से इस तरफ से मार के ताकि वो डिफ्लेक्ट होके आए और आके उसको बॉल को हिट करे, या इस तरफ से आए तो इस तरफ से वो मेज़ की साइड को लग के तो फिर आके वो उस बॉल को हिट करे उस कॉर्नर को, तो शायद वो हो सकता है मेरी बॉल हिट हो जाए, अदरवाइज तो फाउल हो जाएगा। तो उसको कहते हैं स्नूकर लग गया। अब इसने स्नूकर तोड़ना है कि किस तरफ से शॉट खेलूं, इस तरफ से खेलूं या इस तरफ से खेलूं, कैसे खेलूं। ठीक है, तो अब यहां पर चीफ जस्टिस काजी फाइसा इस्टेब्लिशमेंट और इस हुकूमत को जो स्नूकर लगने लगा है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत जो ऑथर जज होता है, अगर वो रिटायर नहीं हो गया और बदस्तूर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है तो फिर उसकी मौजूदगी के बगैर आप केस नहीं सुन सकते, आप रिव्यू नहीं सुन सकते। ठीक, यानी कि ऑथर जज का होना लाजमी। यानी कि अगर बेंच का ऑथर जज नहीं लेकिन उस बेंच का कोई और जज भी आप बेंच पे बिठा लें, ऑथर जज बेशक मत बिठाएं, वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी हो, आप कहें तुम जाओ हम किसी और जज के साथ बैठ के, तुम्हारे बेंच के अगर 5 जजेस थे तो उन 5 जजेस में से हमारे पास 2 और जजेस हैं ना, तो हम उनको बिठा के केस सुन लेते हैं, तो नहीं हो सकता। जो ऑथर जज है उसका मौजूद होना लाजमी है बेंच के अंदर। क्या है? लाजमी है। 63A की जजमेंट जस्टिस मुनीब अख्तर की लिखी हुई है। तो अब जो होने के गालिब इम्कानात हैं जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि जब बेंच बैठेगा तो जस्टिस मुनीब अख्तर इस केस की फिक्सेशन कमेटी की तरफ से करने पर एतराज़ करके उठ जाएंगे। और ये उठेंगे कैसे? वो रिक्यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि रिक्यूज़ल की सूरत में हो सकता है कोई गुंजाइश निकले कि कोई और जज लाना है। जस्टिस मुनीब अख्तर उसी तरह उठेंगे जिस तरह चीफ जस्टिस कादी फाइसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद। जब चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब थे तो उन्होंने पीटीआई के कारकुनों का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का केस बनाया था, वो केस फिक्स किया था। उस बेंच में उन्होंने जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस कादी फाइसा को भी शामिल किया था, लेकिन ये दोनों मौजूद जज साहिबान उस केस से उठकर चले गए थे कि आप इस तरह से केस फिक्स नहीं कर सकते थे, कमेटी वगैरह वगैरह इस तरह के एतराज़ात उठाकर। ठीक है, लेकिन इन्होंने रिक्यूज़ नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि हम इस कोर्ट को कोर्ट ही नहीं मानते। ठीक है, क्योंकि ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, और कोर्ट ऑफ लॉ इसलिए नहीं क्योंकि लॉफुल तरीके से इस मुकदमे के लिए बेंच तश्कील नहीं दिया गया, यानी कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए तश्कील नहीं दिया गया। तो जस्टिस मुनीब अख्तर भी यही रास्ता इख्तियार करेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि मैं रिक्यूज़ कर रहा हूँ, वो कहेंगे ये कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, ये लॉफुल कोर्ट नहीं है, और मैं इस कोर्ट को कोर्ट रूम नहीं मानता और मैं उठ के जा रहा हूँ।
ठीक है। तो जब जस्टिस मुनीब अख्तर चले जाएंगे तो फिर उनके बगैर कौन सुनेगा? क्या चीफ जस्टिस काजी फायजा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, और क्या ये एक और जज लाकर जैसे जमाल खान मंदोकेल इस तरह ला के क्या ये केस सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते, क्योंकि ऑथर जज नहीं होगा, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं होंगे। इसी तरह 63A के अलावा जो रिजर्व सीटों का केस है, मखसूस नशिस्तों का केस है, 12 जुलाई वाला जो फुल कोर्ट का केस है, उसका रिव्यू भी नहीं सुना जा सकेगा, क्योंकि उसकी जो अक्सरियती जजमेंट है उसके ऑथर जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। ठीक है, बाकी जजेस ने एग्री किया हुआ है। तो जब जस्टिस मंसूर अली शाह नहीं होंगे, वो भी नहीं सुना जा सकेगा। ठीक है, तो ये एक ऐसी मुश्किल सूरत हाल है कि अब इसका भी कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि ये रास्ता कैसे निकालें। अब उसका एक रास्ता ये हो सकता है कि ये फुल कोर्ट बुला के इंतज़ामी साइड पर, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पर रूल्स को अमेंड कर दें कि ऑथर जज का होना लाजमी नहीं है, उसके बगैर भी केस सुना जा सकता है। तो ऐसा करने की सूरत में ये चीज़ मुमकिन बना सकते हैं। लेकिन अब फुल कोर्ट का इंतज़ामी साइड पर इजलास बुला के रूल्स अमेंड कैसे करें? जजेस वाली अक्सरियत तो चीफ जस्टिस काजी फैसला के पास है ही नहीं। उनके साथ तो अब जस्टिस अमीनुद्दीन खान है, जस्टिस जमाल खान मंदोकेल हैं, जस्टिस नईम अख्तर अफगान है। ये कुल उनकी इस वक्त कमाई है। तो अब ये 4 जजेस तो अकलियत में होंगे, तो ये कैसे वोट करके फुल कोर्ट में रूल्स अमेंड करवाएंगे? इनके मुकाबले में 13 जजेस अपोज कर रहे होंगे रूल्स की अमेंडमेंट को। तो इसलिए अब चीफ जस्टिस काजी फैसला के पास अब बड़ा मुश्किल सूरत हाल आने वाली है। ठीक है, वो खतूत लिखते रहें, जिस तरह की मर्जी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते रहें, और अभी भी उनके पास एक ग्रेसफुल रास्ता है। वो ये है कि अगर वो चाहें कि, क्योंकि सबको नज़र आ रहा है कि ये आईनी अमेंडमेंट और सब कुछ लाने का हरबई जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनने से रोकने के लिए हो रहा है, तो चीफ जस्टिस काजी फैसला रिज़ाइन कर सकते हैं फौरी तौर पे, ताकि हुकूमत के पास ऑप्शन ही ना बचे। क्योंकि इस वक्त जो आइन है, इस वक्त जो आइन की शक्ल है, और अभी तक जो 26वीं आइनी तरमीम नहीं हुई, उस सूरत में हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा जस्टिस मंसूर अली शाह से चीफ जस्टिस का हल्फ लेने का, अगर चीफ जस्टिस काजी फैसला हुकूमत के साथ मिलकर नहीं खेल रहे। लेकिन ये तो मैंने वैसे एक बात की है, वो कभी भी ये नहीं करेंगे, क्योंकि सारों को पता है वो किसके साथ मिलकर क्या खेल खेल रहे हैं। अब हुकूमत जो एक दबाव बढ़ा रही है जस्टिस मंसूर अली शाह पर कि किसी तरह से वो निगोशिएट कर लें, वो है कि हम अक्टूबर के पहले हफ्ते में आईनी तरमीम ला रहे हैं और उसको पास करवाने जा रहे हैं, और फिर आप चीफ जस्टिस नहीं बनेंगे तो हमसे बात कर लो, हमें गारंटी दो कि आप इलेक्शन मैटर नहीं खोलेंगे, फॉर्म 45 वाली स्क्रूटनी नहीं करेंगे, हमें तंग नहीं करेंगे, पीटीआई को रिलीफ नहीं देंगे, इमरान खान के मुकदमात की तरफ तवज्जो नहीं देंगे। ठीक है, तो वो अब गारंटी अभी तक नहीं मिल रही, तो अब मजीद दबाव डाल रहे हैं कि अच्छा नहीं तो फिर आ रही है अक्टूबर के पहले हफ्ते में अमेंडमेंट आ रही है, और हुकूमत वाकई कोशिश तो कर रही है अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस अमेंडमेंट को लाने की। उसकी ज़रा वजह बताते हैं कि हुकूमत ने अगर एक करना है तो हर सूरत में पहले हफ्ते में करना है अक्टूबर के, क्योंकि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से वो शंघाई ताउन तंजीम का इस्लामाबाद में बहुत बड़ा एक वो मीटिंग हो रही है, और बड़े अरसे बाद इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ी आलमी एक वो बैठक होगी, गैदरिंग होगी। तो उस वक्त हुकूमत फिर पार्लियामेंट का इजलास वगैरह नहीं बुला सकती, क्योंकि उस वक्त तमाम सिक्योरिटी और दीगर चीज़ें किसी और तरफ होंगी, और इस्लामाबाद सॉर्ट ऑफ सील हो चुका होगा। तो जो कुछ करना है पहले हफ्ते में करना है, और उसके लिए अब जस्टिस मंसूर अली शाह पर दबाव डाला जा रहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ चीफ जस्टिस काजी फैसला को जो एक अब हथियार इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है, जो कि अगेन एक आईनी मुकदमा है, कि वो जिसे कहते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद, और इसी तरह दीगर जो कुछ जजेस हैं जो
एलिवेट होके सुप्रीम कोर्ट में आए हुए हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, इनको वो फारिग करे, और वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए नहीं, वो इस तरह से फारिग करे कि ये सीनियरिटी प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ एलिवेट होकर सुप्रीम कोर्ट लाए गए थे, इनका आना नहीं बनता था, इसलिए इनको वापस भेजा जाए, क्योंकि उस वक्त रूल्स में गुंजाइश नहीं थी कि आप सीनियरिटी प्रिंसिपल को वायलेट करें। तो इस खेल पर खेलकर इनको वापस भी भेजने की एक साजिश पक रही है, और आपको नज़र आ जाएगा कि चीफ जस्टिस काजी फैसला किस तरह उस साजिश में ऑन बोर्ड हैं जब केस टेकअप होगा। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे अगर टेकअप होगा तो। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।